हमारे साथ अजय बग्गा और मयूरेश जोशी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। चंदन तो है ही हमारे साथ। अजय, आज चलिए कि जेपी की डील का ट्रिगर है जिसके चलते सारे ही जेपी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि और भी कई ग्रुप्स जिन पर हैवी डेट है उन पर आज अच्छा मूव देखने को मिला है। क्या इसे एक एग्जिट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, लुकिंग एट द लेवल्स जहां मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है? जी बिल्कुल मिहिर, जो एक बहुत फंडामेंटल मूव है कि रोड्स का अगर आप देखिए, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे काफी हद तक गडकरी साहब ने उनको रिजॉल्व किया है। काफी तेजी से रोड का हम देख रहे हैं बिल्डअप होना, और लगभग 20 से 22 किलोमीटर प्रतिदिन रोड का, हाईवे का कंस्ट्रक्शन मूव कर गया है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स थे जो बहुत हैवी डेट बर्डन के अंडर थे, और जहां पे आपको दिख रहा है कि कुछ अब क्लैरिटी आते हुए या कुछ रेजोल्यूशन, तो वहां पे एक पोजीशन ली जा सकती है। बट मैं यही कहूंगा कि बहुत इसमें आपको सावधानी के साथ पेश आना पड़ेगा, और मैं इसमें आपसे सहमत हूं कि ये पोजीशन यूज करी जा सकती है, ये पॉइंट के निकला जाए इन स्टॉक से, रादर के नई पोजीशन बनाई जाए। जो आपको नई पोजीशन बनानी है वो आप सीमेंट से कर सकते हैं, वेल रन कंपनियां हैं और जो कि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही हैं और उनको फायदा होगा जैसे ये कंस्ट्रक्शन टेक ऑफ करता है भारत में, बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी में, जिस तरह से हमें आशा है कि काफी बढ़ोतरी होगी, तो वो सीमेंट कंपनी से आप इसको कर सकते हैं पार्टिसिपेट, बनस्पत इसके कि आप ये जो टर्न अराउंड केसेस हैं, बिकॉज कुछ टर्न अराउंड होंगे, कुछ बैठ जाएंगे और मार्केट ज्यादा तेज आगे भागेगा, तो ये मौका है बेच के निकलने का। ओके, एग्जैक्टली। आप देखें इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पे एक्सिस बैंक के संदर्भ में खबर है कि सीसीए ने, आप देखें तो यहाँ पर जो सीमा है, सीमा जो है वो बढ़ा के 62% से 74% करने की जो है मंजूरी दे दी है स्टॉक का। एक बार स्टॉक को देखते हैं एग्जैक्टली 541 के स्तर पे लगभग 3 रुपए ही नीचे अगर आप देखें तो रह गया है, और एक छोटा सा पुल बैक टू ओवर लेवल से है 541 के स्तर पे, आधा % ऊपर। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। मयूरेश, आपसे ऑलमोस्ट काफी समय बाद बात हो रही है। ब्रेक्सिट का इशू आया, उसके बाद बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। आप देखिए करीब करीब 480 पॉइंट का मूव ब्रेक्सिट के बाद, ब्रेक्सिट मालूम होने के बाद। अब आप 480 पॉइंट पहले भाग चुके हैं, अब आपका 21 दिन में आपका अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, नंबर्स आने नजर आ जाएंगे आपको। आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? अभी स्टॉक्स अवॉइड कर रहे हैं या फिर एंट्री पॉइंट कुछ स्टॉक्स में तलाश रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरेंद्र जी, आई थिंक क्लियरली एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करना बहुत जरूरी है मार्केट्स में, क्योंकि मार्केट ने जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं ब्रश ऑफ कर लिए हैं फियर्स। ब्रेक्सिट की इवेंट जो होगी अनफोल्ड होगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन मार्केट्स ये मान के चल रहा है कि शायद इंडिया को इस पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। दूसरी बात, आई थिंक विद एक्सपेक्टेड मानसून बीइंग बेटर देन लॉन्ग पीरियड एवरेजेस, जीएसटी का पास होना ये मानसून के सेशन में, फेड रेट शायद ना बढ़ाए जुलाई की पॉलिसी में, और आरबीआई शायद एक रेट कर दे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई थिंक ये सारी चीजों के लिए मार्केट्स आई थिंक शायद एक पॉजिटिवली रैली कर रहा है। हालांकि आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जितना हमने ग्रीन शूट्स देखे थे उसको रिवाइवल होने में और उसमें एक सस्टेनेबिलिटी असली में मार्केट्स की री रेटिंग हो सकती है। तो नंबर्स आई थिंक काफी हद तक रीजनेबल रहने चाहिए इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स फॉर द एंटायर मार्केट एज अ होल। कुछ पॉकेट्स शुड डू एक्सेप्शनली वेल, कुछ पॉकेट्स विल स्टिल स्ट्रगल, बट जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स सस्टेनेबली रिवाइव नहीं होते इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, मार्केट्स की री रेटिंग होना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट्स एट दिस जंक्चर 16.5 टाइम्स 17 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, विच इज क्लोज टू द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ेगा, एंड यू शुड नॉट बी ओवर एक्सुबरेंट इन दिस मार्केट्स, क्योंकि काफी कुछ चीजें इवन इफ जीएसटी गेट्स क्लियर्ड, अगर मानसून अच्छा होता है, अगर निफ्टी रैली भी करता है, तो शायद फैक्टर ऑफ डिस्काउंट हो जाए। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिन पर आज अच्छा मुंह है, हालांकि ये रेगुलर नहीं है इस लिस्ट में, लेकिन आज देखिए मुंह देखने को मिल रहा है। एक तो है हैनोंग टॉयज, करीब 20% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। साथ ही विंडसर मशीन्स और एक काउंटर है जो कि 15% ऊपर है। यूबी होल्डिंग्स है करीब 17% ऊपर। ग्रेविटा इंडस्ट्रीज
15% ऊपर, IVRCL करीब 11% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अब एक जो प्रॉब्लम है अजय, अगर मैं चलिए आज के लिए एक बार ठीक है, वो डेट हैवी कंपनीज चल रही हैं ऑल, लेकिन वैसे भी लेटली अगर आप देखें, एक तो मिड कैप को देखिए और दूसरा जो NSE में कैश में जो परसेंटेज गेनर स्टॉक्स हैं उसकी लिस्ट को देखिए, थोड़ा वो कंसर्न होता है द काइंड ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स, जिस तरह की क्वालिटी के स्टॉक्स अब चल रहे हैं या फिर जहां पर अब रनअप देखने को मिल रहा है। क्लियरली मार्केट इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस आल्सो। क्या ये कंसर्न है आपके लिए जिस तरह के स्टॉक्स अब चलना शुरू हुआ है? जी मिहिर, सहमत हूँ। स्पेशली जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप जो हम कहते हैं, ओवरऑल अगर आप ट्रेंड्स देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी अपना लार्ज कैप एक्सपोजर बढ़ाया है, क्योंकि मिड कैप्स की काफी वैल्यूएशन प्रीमियम पे चल रही है लार्ज कैप्स के। दूसरा आप देखें FIs की पार्टिसिपेशन जो F&O के नजरिए से अगर आप देखें तो काफी उनका भी लार्ज कैप्स की तरफ फोकस है। ये स्मॉल कैप से मैं कहूंगा कि बिल्कुल इससे सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो उछाल आया है ब्रेक्सिट के बाद, उसमें सब कुछ ही ऊपर आ गया है और काफी वो फंडामेंटल से अनलिंक्ड भी शेयर्स बढ़ रहे हैं। जी इस बीच एक स्टॉक देखिए आप, लेट्स टेक डेल्टा कॉर्प। यहाँ पे एक ट्रेड विजिबल है। देखिए इस वक्त इंडेक्स और स्टॉक्स को जोड़िए मत प्लीज, स्पेशली कभी भी अगर आप देखो मिड कैप को इस वक्त इंडेक्स जोड़ के मत देखिए आप। कुछ स्ट्रेंथ, कुछ स्टॉक जहां पे स्ट्रेंथ है। देखिए डेल्टा कॉर्प ने क्या किया, प्रूव किया कि बॉस मैं 90 के ऊपर निकलूंगा चाहे कुछ भी कर लो। 90 के ऊपर निकला और तब से आप देखें 10% का मूव दे चुका है, 99। और अब देखिए चार्टिकली क्या कर रहा है ये, मैं इसको डेली पर देखूंगा ना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं इसको देखता हूँ वीकली पर, और वीकली पे लगता है कि भैया पैसा कमाने की गुंजाइश अभी बाकी है, ओवरबॉट नहीं है ये। चंदन इसको क्या कहते हैं? आई मीन अगर 2-3 रुपए आपका स्टॉप लॉस रखने की हिम्मत है आपके पास, 3 रुपए 4 रुपए वैल्यूएट रिस्क, तो कैसा ट्रेड है ये? जी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि बाजार में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, फिर भी काउंटर अपने आप को स्ट्रगल करके 100 रुपीज के आसपास होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली इसने एक डेली चार्ट में प्राइस पैटर्न भी बनाया, 82 से लेके इसने 99 हाफ तक का मूवमेंट देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो एक देखिए तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। और यदि मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को भी पार करके निकलने को तैयार हो रहा है। और 3-4 दिन पहले जब बाइंग इंटरेस्ट आया था उस टाइम काफी अच्छा ट्रेडिंग एंड डिलीवरी वॉल्यूम था, वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिसिपेंट्स इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंस बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूर ट्रेड बनाया जा सकता है। 94.50 95 इमीडिएट स्टॉप लॉस हो सकता है। 100 रुपए के ऊपर 108 से 110 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बिल्कुल मयूरेश, आज यूबी होल्डिंग्स के साथ साथ हमने देखा यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी बाइंग देखने को मिली है। आपका व्यू क्या है इस पर? नहीं, मेरे कवरेज में नहीं है दोनों स्टॉक्स। एक्चुअली इंट्राडे हाई पर इस समय 0.3% ऊपर ये है, और यूबी होल्डिंग्स तो आज है ही वॉल्यूम्स के साथ 16% ऊपर। चलिए इस बीच थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली कुछ देर में देखूंगा कि वायदा कारोबार के आंकड़े क्या कह रहे हैं। रिट्रेसमेंट कहां तक पॉसिबल है, कहां तक का रिट्रेसमेंट डिसेंट होगा। लेकिन उससे पहले 1-2 स्टॉक्स और जोड़ लेते हैं। आप इस बीच देखिए BHL 139 स्ट्राइक करता हुआ, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है। अबान ऑफशोर करीब 7% ऊपर है। और आप देखिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स उसमें विजया बैंक, डेल्टा कॉर्प का मैं जिक्र कर चुका हूँ, STC तेज है, ARSS इंफ्रा हमारे सुबह, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पूरा ही तेज है, इसमें काफी अच्छा खासा मूव है। और अगर मैं कोई ट्रेड ढूंढ रहा था, डेल्टा कॉर्प की बात करी, उसके बाद फ्रेंकली स्पीकिंग कोई बहुत बढ़िया ट्रेड मिला नहीं अभी। और एक जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 239 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। HBL पावर 0.8% ऊपर, सुनील हाईटेक, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी है। और इस बीच एक चीज होगा, आई थिंक, जी हाँ, एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक नेक्टर लाइफ साइंसेस। चंदन जरा इसको एक बार छोटे चार्ट्स पे देखिएगा, यहाँ पे किसी एग्रेसिव ट्रेडर के लिए कुछ है 3-4 रुपए की गुंजाइश पोजिशन ट्रेड पे? जी यहाँ पे गुंजाइश बन रही है। और यहाँ पे इनफैक्ट देखें तो ट्रिपल बॉटम बना है, और ट्रिपल बॉटम 33.5 रुपए के आसपास बना है, और उसका नेकलाइन भी इसने पार किया है। 3750 के ऊपर आज क्लोजिंग देने के लिए तैयार है, और उस कंडीशन में यहाँ पे 40-41 तक के लिए देखा जा सकता है। आज का वॉल्यूम भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पैटर्न को सपोर्ट करना चाहिए, तो ट्रेडर जरूर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। चंदन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी सलाह क्या है? 0.4% ऊपर है ये, कल भी ठीक मूव था इस पे।
जी हाँ, देखिए एडीएसी काउंटर में हम यहाँ पे पॉजिटिव स्टांस ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काउंटर्स में यहाँ पे नीचे में थोड़ी पुट राइटिंग हुई है, और एक काफी स्ट्रगल के बाद इनका जो मल्टीपल हर्डल था 550 560 उसको निकाल के उसके ऊपर कामकाज कर रहा है, और 2 दिनों में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा था। और आज सुबह से देखिए रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा में सस्टेन बाइंग हो रही है, बाजार के प्रेशर के बावजूद भी कंसोलिडेशन होता है, थोड़ा सा निफ्टी रिकवर होते वापस बाइंग आ जाती है। तो मेरे हिसाब से अब थोड़े से पॉजिटिव सेंस की तरफ इंडिकेट करें। मेरा मानना है धीरे धीरे 580 585 तक का लेवल रिलायंस इंफ्रा में देखा जाना चाहिए, और रिलायंस कैपिटल भी रिलायंस इंफ्रा के साथ थोड़ा सा और मूवमेंट दिखा सकते हैं। आज अरविंदो फार्मा को देखिए, ये इंडेक्स का टॉप गेनर है। उसके बाद फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज 3453 पे, याद रखिए कल इसने ऑलमोस्ट गैप जोन में एंटर करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले निकल लिया, ये पीछे की तरफ आ गया। तो एक हद तक तेजी थी इसमें, लेकिन गैप्स को अगर आप देखें इसने फिल नहीं किया। लेकिन अजय जी, ये जो मार्केट्स ने बीते 5 दिन में 10 दिन में इंटरेस्ट शो किया है ना, एक तो एक्सपायरी से 7 दिन पहले और एक्सपायरी के 2 दिन बाद भी ये बाजार में इंटरेस्ट शो कर रहा है। आपकी कोई रुचि है सर इसमें, आई मीन इन लार्ज कैप जो कि टेक्निकली वीक पड़े थे उनमें री एंट्री करने की? जी बिल्कुल। इसमें जो एक कैविएट हम कहना चाहेंगे, आज जो जिस तरह से पाउंड गिरा है, फिर से 30 सालों का एक निम्नतम स्तर छू लिया पाउंड ने। दूसरा, एक दिग्गज एसेट मैनेजर ने आज यूके में अपने प्रॉपर्टी फंड पे रिडेम्पशंस पे रोक लगाई है। तो प्रॉपर्टी के शेयर और फाइनेंस के शेयर यूरोप में बड़ी तेजी से गिर रहे हैं वीरेन। ये अगर रिस्क ऑफ आता है तो हमारे मार्केट में भी कल आप थोड़ी और मंदी देख सकते हैं, ये लौट सकता है कॉन्टेजियन। तो मैं चेतावनी देना चाहूंगा, सावधान रहने का टाइम है, थोड़ा साइड पे बैठिए, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये बहुत एक सस्टेन्ड रिकवरी है। भारत की स्थिति अच्छी है, मॉनसून अच्छा है, लग रहा है कि जीएसटी पास हो जाएगा और रिफॉर्म आएंगे। दूसरा, अगले हफ्ते से जब कॉर्पोरेट अर्निंग आते हैं, हमें यही गुंजाइश है कि ठीक ठाक अर्निंग आएंगे, बहुत बेहतरीन नहीं है बट ओवरऑल खराब अर्निंग्स भी नहीं है। बट जो एक माहौल खराब है, आज जिस तरह यूरोप गिर रहा है, और एक दो ये जो खबरें आ रही हैं, इटालियन बैंक्स पे एक इशू है, बाकी यूरोपियन बैंक्स पे इशू है, और यूके प्रॉपर्टी, यूके का जो पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है कि हर नेता रिजाइन कर रहा है, कोई नेता आगे नहीं बढ़ रहा इस उलझन को सुलझाने के लिए, इससे कॉन्टेजियन आ सकता है हमारे बाजारों में भी। यही चेतावनी मैं देना चाहूंगा। चलिए, अच्छी बात है अजय, आपने चेतावनी दी, और एक अच्छी चीज ये भी है कि कल एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स बंद हैं, लेकिन यानी कंटेजियन अगर आ भी गया तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए वक्त है नहीं, बिकॉज अजय जो कह रहे हो बात सही है, सारा चीज गुरु को दिखाई देगा। यूरोप में आप देखिए प्रेशर तो है इस समय, लेकिन एक्शन जो है ना वीरेंद्र, अगर आप एफएनओ साइड पर देखें निफ्टी को, आज ठीक है थोड़ा मार्केट डेफिनेटली रिट्रेस हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है देख के कि बुल्स इतनी आसानी से छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे नहीं, आई मीन मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। देखिए पहले कुछ टेक्निक, एक बार निफ्टी के चार्ट्स पे आइएगा, याद रखिए 7290 का लो और उसके बाद ऑलमोस्ट 84 यूनिट का हाई। अगर आप पूरे इस मूव का लगभग 23% रिट्रेसमेंट देखें तो वो बैठता है 8300 और 8290, यानी वो एक सेटिस्फैक्ट्री, वो एक डिसेंट रिट्रेसमेंट होगा। आप इसको बुरा मत मान के चलिए, आपको बहुत तेजी से भागने के बाद कहीं सुस्ताना पड़ेगा, अगर आपको नई मंजिल पे जाना है तो सुस्ताना पड़ेगा। सो इट्स अ रिट्रेसमेंट एंड डिसेंट वन। अब आइए आप फ्यूचर्स पे, एग्जैक्टली फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं आप देखें, आपका स्पॉट है 8323 पे, आपका फ्यूचर्स है लगभग 8345 पे। प्रीमियम्स जो है वो कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 22 अंकों के। दैट मींस मैं ये मान के चल रहा हूं कि थोड़ी बहुत स्पॉट कमजोर पड़ा है, हल्का, नॉट एग्जैक्टली शॉर्टिंग नहीं हुई, याद रखिएगा, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स देखिए वहां पे सिर्फ 4 लाख से जुड़े हैं, तो बहुत एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं हुई है यहां पर। फिर आप आइए जरा ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स पर देखिए, ये लास्ट भी था, कल जो कैंडल थी ना वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रही थी कि बाजार थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट फील कर रहा है, और इसका आभास जब हम कल भाव कॉपी देख रहे थे ना तब हुआ। क्यों? 8600 पे कॉल राइटर, ये आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस का आंकड़ा है। देखिए 45 लाख आउटस्टैंडिंग वाई है 8200 की पुट का, यानी, और इसका प्रीमियम करीब 58 से 75 रुपए के आसपास होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 8240, 8250, 8260 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। इसके आसपास का निफ्टी फ्रूटफुल होगा लॉन्ग जाने के लिए। 8200 की पुट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, प्रीमियम लगभग 68।
तो हमारा सेफ जोन कौन सा होगा, याद रखिएगा 8240, 8250, 8260। अब आइए जरा देखते हैं कॉल राइटर क्या कर रहे हैं आज, वो एग्जैक्टली किस क्वांटम में हावी हुए हैं। पहले 8400, फिर देखेंगे 8300। 8400 की कॉल यहां पे अगर आप देखें लगभग 10 लाख से जुड़े हैं, तो 8400 पे कॉल राइटर हावी हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। वो मान के चल रहा है कि बाजार यहां से थोड़ा सा और नीचे खिसकेगा। जरा एक बार 85 की दिखा दीजिए प्लीज, एग्जैक्टली एक बार क्या हुआ, उससे पहले 83 देख लीजिए। 8300 में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, सिवियर कॉल राइटिंग नहीं है। और जरा एक बार 85 दिखाइए, 8500 की स्ट्राइक में लगभग 4 लाख। तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा और रिट्रेस बाजार होगा। और एक हमने 8200 की पुट की बात करी, एक बार 8100 की पुट को देखते हैं, एग्जैक्टली 8100 की पुट क्या कर रही है वो भी देख लेते हैं। 8100 की पुट आपकी स्क्रीन पे, ये तो देख ही चुके हैं। 8100 की पुट ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये करीब 1.5 लाख। तो डीप आउट ऑफ मनी पुट्स में अभी बहुत कामकाज नहीं हुआ है। तो आप मान के चलिए फॉर द टाइम में ये जितने भी आंकड़े मैंने पढ़े ना, उसके मुताबिक बाजार को थोड़ी सी डिप और नजर आ रहा है, बट वो डिप होगा 8300, 8290, 8285 की ट्रैजेक्टरी, नॉट मोर देन दैट फॉर द टाइमिंग। एक बार निफ्टी बैंक दिखाइए, एग्जैक्टली निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक ये 18100, ये कल की कमेंट्री में भी हमने मेंशन किया था और आज भी, कि वो जोन पार नहीं कर पाएगा। अभी इसको डिफिकल्टी हो रही है, अभी रेस्टलेस फील कर रहा है। और एग्जैक्टली अगर आप देखें हाथ है, थोड़ी शॉर्टिंग यहां पर भी हुई है। चंदन, निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे? अब क्या एक बार के लिए यहां 17900 की या फिर 17800 की पुट ले लूं? मैं अभी 29 जुलाई की कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं चंदन, मैं परसों के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। एक छोटा ट्रेड पॉसिबल है निफ्टी बैंक पे, या तो कॉल बेचूंगा 18200 की, 18300 की, या 17900 की पुट लूंगा। जी आपने बिल्कुल अच्छे से निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा के बारे में जिक्र किया। देखिए बाजार ने लगभग 470 और 480 पॉइंट की रैली देखी और बाजार को थोड़ा सा रिलीफ और थोड़ा सा पॉज मिलेगा, तभी यहाँ पे एक हेल्दी नई रैली का साइन होगा। ऑलमोस्ट देखिए बाजार हर अपने रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहा है और रिट्रेसमेंट को फॉलो करने के बाद यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। इनफैक्ट जो 7927 का जो लो बना था वो भी अभी रिसेंट स्विंग का लगभग 61.8% रिट्रेसमेंट था और उसके बाद ये नई मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब वापस में बैंक निफ्टी पे आता हूं तो बैंक निफ्टी ने 17000 के लेवल को रेस्पेक्ट किया। 18000 पे ऑलमोस्ट ये जून सीरीज में स्ट्रगल कर रहा था, बार 18000 के आसपास आके और वहां पे नहीं पार कर पाए, इसलिए फिसल गया। और अब इस बार 18000 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं बट सस्टेन करने की ट्राई नहीं कर रहा। ऊपर जरूर गया बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। 18000 के नीचे फिसलता है तो जिन्होंने पोजीशन बनाई वो सरेंडर हो जाएंगे और उस कंडीशन में 150 से 200 पॉइंट का डिप आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी यदि मेजर सपोर्ट की बात करें तो 17777 इसका मेजर सपोर्ट है। तो उस तथ्य को ध्यान में देते हुए यहाँ पे जरूर 17900 की पुट में ट्रेड कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमें 8350 को पुट को ट्रेडिंग के हिसाब से हम ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। इस बीच एक बार देख लेते हैं निफ्टी 45 पॉइंट्स नीचे 8325 पर, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन को आप देखिए ये करीब 7.25% ऊपर। जो स्पाइक है वो आगे बढ़ते हुए 73 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को ना। मयूरेश, आपकी कवरेज है क्या SCI पर? कवरेज नहीं है मेरी, लेकिन अगर मैं शिपिंग इंडस्ट्री की पूरी बात कर लूँ तो आई थिंक इट्स लार्जली डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स। एक तो ग्लोबल ट्रेड कैसे चल रहा है और कौन से एस्पेक्ट में ये ट्रेड करते हैं, वेदर दे आर इन द ऑयल टैंकर बिजनेस या ड्राई बल्क कमोडिटी बिजनेस में होते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन की आई थिंक जो दिक्कत है, जो पिछले कितने सालों से आई थिंक उनके बैलेंस शीट पे दिख रही है, इज द काइंड ऑफ केपेक्स दैट दे हैव कैरीड। जो शिप्स है वो काफी ओल्ड हो चुकी हैं, जितना डिप्रिसिएशन उन पर आना था आ चुका है, बट कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं आई थिंक ये इंप्रूव नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंडीशंस। अगर हम रियलाइजेशंस की भी बात करें, रियलाइजेशंस हैव शोन सम अमाउंट ऑफ रिस्पाइट, लेकिन अभी भी ग्लोबल ट्रेड इज ऑन द सॉफ्ट एंड म्यूटेड साइड। ये सिचुएशन में मुझे लगता है आई थिंक द काइंड ऑफ एक्सेसेस दैट शिपिंग कॉर्पोरेशन कैरीज विद द प्रोबेबिलिटी कि कैश फ्लो इंप्रूवमेंट में कुछ समय और लग सकता है। इट कैन बेस्ट बी कंस्टिट्यूट कि आई थिंक शिपिंग कंपनीज कैन बी लुक्ड एट ट्रेडिंग बेट्स, बट फंडामेंटल चेंज होने के लिए अभी मुझे लगता है 1 से 2 क्वार्टर एटलीस्ट लगेंगे। वैसे एक बात है, मैं आपने मयूर से 2 सवाल पूछे, दोनों पर उन्होंने कह दिया कि मेरी कवरेज नहीं है। अब मयूर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि मयूरेश आपकी कवरेज में है क्या इस वक्त? ये बताइए कि इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, आपकी पिक क्या है इस वक्त, क्या फ्रूटफुल है? और Q1 प्रोस्पेक्टिव से अपने क्लाइंट्स को अगर आपने भाई 10 स्टॉक बताए तो मुझे यकीन 10 के 10 तो नहीं बताएंगे आप, लेकिन 2 ही बता दीजिए उसमें से जो अच्छे लग रहे हैं आपको इस वक्त।
नहीं, सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे वीरेंद्र जी मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक सेक्टर्स की मैं बात करूं तो मुझे लगता है आई थिंक प्राइवेट बैंक शुड पोस्ट रीजनेबल सेट ऑफ अर्निंग्स। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टेपल्स हो, ड्यूरेबल्स हो या एफएमसीजी कंपनीज हो, मुझे लगता है उसमें एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकती है, बोथ इन वॉल्यूम टर्म्स एज वेल एज टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन रियलाइजेशन इंप्रूविंग। तीसरी बात आई थिंक अगर मैं एक लार्जर पिक्चर लूँ तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो दिक्कतें हैं कैपिटल गुड्स स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ये शायद बरकरार रह सकती है, एंड दैट कैन हैव सम स्टिकीनेस इन द अर्निंग्स प्रोफाइल। तो स्टॉक्स चूज करना ही हो तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप स्पेस में एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स कैन बी क्वाइट लार्ज और मूवमेंट्स काफी शार्प हो सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज काफी पसंद आ रहे हैं, जितने रेमेडियल और इश्यूज ये फेस कर रही है। शायद FY17 थोड़ा म्यूटेड रहे, लेकिन जितनी पाइपलाइन है ये कंपनी की, ये काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज कैन पोस्ट रीजनेबल सेट ऑफ अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। सीमेंट कंपनी आई थिंक स्पेसिफिकली लार्ज कैप में अगर अल्ट्राटेक कोई होल्ड करता है, मुझे लगता है आई थिंक वंस दिस डील हैज गॉट सीमेंटेड विद जेपी, जैसे इनकी साइज बढ़ती है, यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव होते हैं, तो इंक्रीज ऑफ पेटकोक इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसके वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आती है इबिटा मार्जिन्स में, एंड इबिटा टू टन विल प्रोबब्ली एक्सपैंड। तो स्टॉक में ये नहीं कह रहा हूँ कि अग्रेसिव लेवल पे लेना चाहिए, कि थोड़ा महंगा है कंपेयर टू लॉन्गर टर्म एवरेजेस, बट स्टैगर्ड वे में दोनों स्टॉक अगले 3 से 4 महीने में मिलते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट्स हो सकते हैं। पर द इन्वेस्टर्स नीड टू होल्ड दी स्टॉक्स आउट ऑफ द नेक्स्ट 15 to 18 मंथ्स। इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पे खबर आती हुई 5,273 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला L&T को। अगर आप देखें और डिटेल बाद में आएंगे, लेकिन आपके स्क्रीन पर आप देखें 1580 के स्तर पर तो L&T को बीते 5-7 दिन में काफी बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले हैं। अभी जैसे ही आपको मालूम होगा कि पावर डिवीजन को एक बड़ा ऑर्डर मिला था इंडोनेशिया से, तो L&T फॉर द टाइमिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कैपिटल गुड्स में। और देखिए L&T अपने साथ चल भी रहा है और अपने साथ पीछे जोड़ लिया इसने BHEL को। एक चीज है अजय जी, मानना पड़ेगा, मुझे मालूम है आप स्टॉक से बात करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट कितना मैंडेट देंगे, आउट ऑफ 100 कितना वेटेज देंगे आप इसको? 60, 70, 80, 90 की हाँ को खरीदना चाहिए। इन्होंने एक तो इनका डोमेस्टिक ऑपरेशंस समहाउ अगर आप देखें अच्छे हुए हैं, और इनफैक्ट मैं कमेंट्री सुन रहा था मैनेजमेंट की, उन्होंने कहा कि भाई जहां पर हमने ठीक नहीं किया, जहां पे देश में हालात ठीक नहीं है, फॉर इंस्टेंस डिवीजन, वहां अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम बाहर जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं अपना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बदली परिस्थिति में अपने आप को सेट कर लिया है। जो चीज यहां ठीक कर रही है उसको यहां करो, और जो चीज यहां ठीक नहीं कर रही है उसको बाहर करो। तो L&T पर क्या कहेंगे आप? जी वीरेंद्र, देखिए मैं बाय या सेल कॉल तो नहीं दूंगा, बट ओवरऑल कल आप अगर L&T इन्फोटेक की जो एनालिस्ट मीटिंग भी हुई, वहां पे भी जो शुरुआती बयान था कि 85 कंपनियां हैं L&T ग्रुप में। तो ओवरऑल जब हम पहले एनालाइज करते थे 5 साल 10 साल पहले, तब भी हम कहते थे भारतीय इकोनॉमी चलेगी तो SBI और L&T बहुत अच्छा करेंगे, ये एवरग्रीन कंपनियां हम माना करते थे। और कहीं रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए, ओवर एक्सटेंड हुए अनरिलेटेड सेक्टर्स में, और जैसे दुबई ये हाइड्रोकार्बन्स में लॉस लेके आए, वेस्टर्न एशिया में ओवर कमिट कर दिया, काफी टेंडरिंग ऐसे की गई जो बिल्कुल वाजिब नहीं थी। तो आई थिंक वो अब बैक टू द बेसिक्स L&T में बात चल रही है। अगेन मैं कहूंगा, मैं बाय सेल नहीं कह रहा हूं, बट अगर भारतीय इकोनॉमी आप सोचते हैं, आप पॉजिटिव हैं भारत इकोनॉमी पे, भारत मैक्रो पे, तो इस तरह की कंपनियां आपको रखनी पड़ेंगी अपने पोर्टफोलियो में। एक अनुमान के मुताबिक, मेरा आप IPO की सुबह बात कर रहे थे, इन्फोटेक का IPO है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ, ये ऑलमोस्ट ये जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून, इसमें IPO मार्केट्स बाजार ने लगभग 5300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यानी मैं ये आंकड़ा क्यों बोल रहा हूं, आपको ले रहा हूं क्यों बोल रहा हूं, 9 साल बाद, यानी बिलीव 9 साल बाद, ऑलमोस्ट डिकेड ये आंकड़ा आया है। इससे पहले करीब 12,000 करोड़ रुपए इंडियन कॉर्पोरेट्स ने इसी क्वार्टर में 2007 जुटाए थे। तो बहुत दिनों बाद अगर आप देखिए वाइब्रेंसी लौटी है। बिल्कुल, और पाइपलाइन भी स्ट्रांग है। आप देखिए आने वाले समय में भी जो इश्यूज आने वाले हैं उसे अगर आप देखें। चलिए इस बीच अब बात करते हैं सुल्तान की। कल सुल्तान सब जगह हो रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर कमल ज्ञानचंदानी हैं, जो कि CEO हैं PVR के। कमल जी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और बधाई हो आपको। सुना है बम्पर एडवांस बुकिंग हुई है सुल्तान की। मेरे सहयोगी वीरेंद्र मेरे साथ बैठे, इन्होंने भी कराई है, तो ये भी आपके कस्टमर्स में से एक है। PVR लॉजिक्स नोएडा, PVR लॉजिक्स नोएडा में जाने वाले हैं। तो
तो बताइए कमल, किस तरह की हुई है एडवांस बुकिंग? शुक्रिया एडवांस करने के लिए पीवीआर लॉजिक्स में। और जो एडवांस ओवरऑल है सुल्तान की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सुल्तान इस पूरे साल में 2016 की एक सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्म है। सलमान खान की एक ही फिल्म आ रही है इस साल के अंदर, और वो भी ईद पे। तो उसको लेके ये जो फेस्टिविटीज का टाइम है और जो एक सलमान खान की जो स्टार वैल्यू है, उसकी वजह से फिल्म की काफी टाइम से इंतजार हो रही थी। प्रमोशंस जो हुए उसकी काफी तारीफ हुई थी, लोगों ने काफी पसंद किया था। तो ये ऑलमोस्ट पक्का था कि फिल्म की जो एडवांस है वो बहुत स्ट्रांग होगी, बट उसके बावजूद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी कम से कम 25% या 30% एडवांस ज्यादा हुई है, और ये एक बहुत ही अच्छा कमल, एवरेज जो प्राइस हाइक हुआ है, टिकट की प्राइस हाइक जो हुआ है, वो एवरेज कितना है? मतलब कितने % हाइक हुआ है एवरेज? हम लोगों ने टिकट पे कोई हाइक नहीं लिया है। टिकट का प्राइस उतना ही है जितना इस साल बाकी जो ब्लॉकबस्टर्स हैं, जैसे फैन आई थी अप्रैल में, तो जो फैन के टिकट प्राइसेस थे उसी टिकट प्राइस पे फिल्म खुली है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हुआ होगा कुछ सिनेमास में, बट बाय एंड लार्ज टिकट प्राइस उतना ही रखा गया है जितना फैन पे था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एडवांस सेल्स है, यानी वेडनेसडे कल पिक्चर खुल रही है 6 जुलाई को, हमने एडवांस खोली थी संडे को, तो संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन जो एडवांस सेल्स हुई है, वो जो हम लोग सोच रहे थे, जितनी हमारी उम्मीद थी, उससे करीब 25% 30% ज्यादा एडवांस सेल्स हुई। क्वार्टर में फुटफॉल्स कैसे रहे हैं एग्जैक्टली, और जो एग्जीबिशन कारोबार है वो कैसा रहा इस क्वार्टर में? थोड़ा सा ये इंप्रेशन जानना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं CY16 के अंत में बात करूं, ये जिस प्रकार की मूवीज लाइनअप है उसको लेकर लगता क्या है आपको? देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर है, इस समय हम लोग फिगर्स के बारे में डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे रिजल्ट अनाउंस होंगे जुलाई में, लेटर इन जुलाई। बट मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पिछले साल 2015 में 15-16 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। हमने इतना बढ़िया फर्स्ट क्वार्टर पिछले शायद 5 या 6 साल में देखा नहीं था। उसके बावजूद, एक बहुत ही हाई बेस के बावजूद, ये वाला जो फर्स्ट क्वार्टर है 16-17 का फाइनेंशियल ईयर का, वो एक काफी मजबूत और काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, और हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं। जितनी फिल्म्स आई, हॉलीवुड फिल्म से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हिंदी में भी कियन का ने, बागी ने, फैन ने भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम थी, बट बाय एंड लार्ज फैन का भी परफॉर्मेंस मल्टीप्लेक्सेस में बहुत अच्छा था। तो एक काफी मजबूत, काफी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्वार्टर इस साल भी हुआ है। फिगर्स के लिए आपको जुलाई एंड तक इंतजार करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, गोइंग फॉरवर्ड पाइपलाइन कितनी स्ट्रांग आपको लग रही है सुल्तान के बाद? ये हो सकता है साल की सबसे बड़ी फिल्म हो, बट आने वाले 2-3 महीने में और कौन सी बड़ी फिल्म्स हैं जिससे बड़ी एक्सपेक्टेशन है आपको? सुल्तान, हमारा जो सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और फिल्म का बॉक्स ऑफिस का इस समय मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तमिल में काबली करके बहुत बड़ी फिल्म आ रही है रजनीकांत की, हिंदी में टिशू में एक बड़ी फिल्म है जो 29 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिर 15 अगस्त वाला जो वीक है, 12 अगस्त है फ्राइडे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसमें 2 फिल्म्स आ रही है। रुस्तम, जिसका ट्रेलर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है अक्षय कुमार की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। मोहनजोदारो ऋतिक की काफी टाइम के बाद फिल्म आ रही है, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग फिल्म लग रही है। दंगल ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली पोस्टर लॉन्च हुआ है, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फिल्म है। और शिवाय अजय देवगन की दिवाली में आ रही है, करण जौहर की दिवाली में आ रही है। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म्स का लगातार फ्लो है, काफी सीक्वल्स है, काफी ओरिजिनल वर्जन्स है। तो फिल्म हर तरह के ऑडियंसेस के लिए, हर एज ग्रुप के लिए फिल्म्स हैं अवेलेबल, हर लैंग्वेज में फिल्म्स आ रही हैं, और आई थिंक सेकंड और थर्ड क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने वाला है बॉक्स ऑफिस। चलिए, अच्छी खबर है।
बधाई हो आपको आने वाले अच्छे समय के लिए। तो चलिए कम से कम एग्जीबिशन स्टॉक्स पर आपका एक व्यू मयूरेश, क्विकली। नहीं, पाइपलाइन काफी स्ट्रांग लग रही है जैसे सीईओ साहब ने कहा, और द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर दीज कंपनीज इसकी जो रियलाइजेशंस की हम बात कर रहे थे, वहां पे F&B पार्ट ऑफ द बिजनेस विल आल्सो ग्रो। जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर स्क्रीन है ये ग्रो होगा। पीवीआर की स्पेसिफिकली बात करें तो डीटी सिनेमास के बाद जो कंसोलिडेशन होगा एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एडिंग 60 मोर स्क्रीन्स, आई थिंक 650 स्क्रीन्स के आसपास पहुंच जाएंगे अगले 1 से 2 सालों के अंदर। और मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बेनिफिशियल इंपैक्ट होगा। जीएसटी क्लियर होता है तो काफी कुछ टैक्सेस जो है कंपनी भरती है, रेंट पे, एक्साइज ड्यूटीज, वैट, आई थिंक ये काफी कुछ सब्स्यूम हो सकती है एंड दैट कैन हैव एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ बोथ मार्जिन एक्सपेंशन और रिटर्न रेशियोज। इसलिए स्टॉक शायद एक्सपेंसिव लगे ट्रेडिंग एवरेजेस पे, बट इन्वेस्टर्स अगर होल्ड करते हैं एग्जीबिशन स्टॉक्स तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल अगर आप देखें, और एक इंटरेस्टिंग बात है, शायद इन्होंने कहा कि जो मूवीज हैं लाइन अप है पूरे साल के लिए गिना दी इन्होंने, आमिर खान से लेकर रजनीकांत सब कुछ गिना दिया। एक चीज और ये भी देखिए कि हॉलीवुड मूवीज के एक्सेप्टेंस जो है वो काफी बढ़ गई है इस साल की। कलेक्शन देखिए आप, जंगल बुक का सबसे ज्यादा था, एक्सेप्टेंस काफी बड़ी है। तो आई थिंक वो चीज अगर आप देखें स्टॉक्स को अट्रैक्टिव ना रही है। देखिए पीवीआर जैसा स्टॉक है ना, इट्स अ लॉन्ग ओनली स्टॉक, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप इस पर मंदी खेल नहीं सकते और ये वैसे भी इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा है। खैर अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, जिसमें फाइनल पे बात करते हैं आखिरी के आधे घंटे में ट्रेड जिसमें पैसा बन सकता है। आइए रुक करते हैं इस खास सेगमेंट का। रजत बताइए। जी बिल्कुल, डीसीएम लिमिटेड होगा आज का शेयर जहां पर खरीदारी बढ़ सकती है। इनफैक्ट 93-94 को जैसे ही पार करेगा वैसे ही ब्रेकआउट के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, तगड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा। और आज वॉल्यूम एक्टिविटी बता रही है 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा वॉल्यूम डीसीएम लिमिटेड पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 4 में इनफैक्ट FY16 में ही टर्न अराउंड स्टोरी थी, कंप्लीटली टर्न अराउंड था कि घाटे से मुनाफे में आती हुई नजर आई थी। कंपनी ने जो एबिटा फिगर क्वार्टर 4 में दर्ज की थी वो लगभग 27.7 करोड़ थी, कंसोलिडेटेड बेसिस पे दर्ज की थी। और पूरे फिस्कल में जो मुनाफा था वो 3 करोड़ का आया था, जो 4.3 करोड़ के घाटे के मुकाबले था। तो कहीं ना कहीं टर्न अराउंड होती हुई नजर आएगी और एक्सपेक्टेशन के नतीजे से भी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट यहां पर जिस तरीके के कैश फ्लोज हैं, ईपीएस कैश ईपीएस तगड़ी है लगभग 23-24 के आसपास की, और बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है। तो अट्रैक्टिव वैल्यू प्ले भी निकल के आता है मार्केट्स पे। तकनीकी तौर पे यहां से चढ़ा क्योंकि रिवर्सल मिल रहा है तो सीधा 99-100 तक के जोन्स तक पहुंच जाएगा। स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे आज 90-91 के जोन्स पे आपको लगाना होगा। डीसीएम लिमिटेड है इस समय के पिक। चलिए डीसीएम लिमिटेड अभी आपने स्टॉक पिक किया, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस बातचीत के लिए। 94-85 पे लगभग 6 रुपए पर कारोबार कर रहा है स्टॉक। कुछ और सिर्फ स्टॉक्स को देखते हैं और इन जिनमें थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ रहा है। देखिए यहां मैं अभी फंडामेंटल नोट पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टेक्निकल नोट पे बात करूंगा। शायद जब मैं ये बात बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इन स्टॉक्स के फंडामेंटल से बहुत अवगत नहीं हूं, लेकिन फिर भी टेक्निकल ग्राउंड पे आप ये देखिए एक स्टॉक, और वो है मार्केटर 39 पैसे पे लगभग 0.5% ऊपर है। हालांकि 30 पैसे ही ऊपर है, लेकिन जब आप डेली पे देखेंगे आपका कंफ्यूजन काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन जब आप देखते हैं इसको मल्टी ईयर चार्ट्स पे, ये 2015-16 के यानी 1.5 साल के ऑलमोस्ट सबसे सर्वोच्च तौर पे है। चंदन इस चार्ट पे क्या कहेंगे? मैं छोटा ट्रेड पॉसिबल है यहाँ पे, पोजिशनल ट्रेड? जी हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है, बट 4150-42 इसका मल्टीपल हर्डल है। 2014 में इसी लेवल के आसपास से स्टॉक वापस फिसला था और मेरा मानना है कि उसको पार करने के बाद में एक नई तेजी आ जाएगी। 4150 को यदि पार कर जाता है तो ये 5 साल के हाईएस्ट लेवल पे हो जाता है। और जिस हिसाब से इस बार यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, लग रहा है यहाँ पे कुछ री-रेटिंग हो सकती है। तो 4150 एक इमीडिएट लेवल रहेगा और उसके ऊपर होल्ड करता है तभी एक नई तेजी का यहाँ पर रुझान देखा जा सकता है। तो चलिए, कोल इंडिया 11 जुलाई को कंपनी की बायबैक की बैठक है और इसमें इस पर विचार किया जाएगा। काउंटर इस समय इंट्राडे हाई पर और सरकार के लिए भी और एक बोनांजा अगर बायबैक वाकई हो जाता है तो। अजय, पीएसयू बैंक्स पर आपका व्यू क्या है? मेहर, ओवरऑल काफी बेहतर स्टोरी बन रही है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम थे और अच्छा उछाल हमें दिखा है। हम यही कहेंगे कि एक डिफरेंशिएट आप करिए कि जो टॉप के पीएसयू बैंक्स हैं उनमें हम कहेंगे निवेश कर सकते हैं, बट ये नजरिया रखिए कि 1 साल तक मिनिमम आपको होल्ड करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कुछ करेक्शन आती है बीच में तो काफी स्ट्रांगली हिट हो सकते हैं, बट ओवरऑल इंडिया थीम पे हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये जरूर आप पोर्टफोलियो में रखिए। इन पे हम काफी बुलिश है। पीएसयू बैंक टर्न अराउंड स्टोरी है, जो दिग्गज पीएसयू बैंक है वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
छोटे वाले टेक ओवर हो जाएंगे, विलय हो जाएगा इनका बड़े PSU बैंक से। इस बीच गति 170-55 पे चला नहीं स्टॉक, अगर आप देखें 176 पार नहीं किया। अब इसको वाकई अगर आप देखें GST चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तभी चलूंगा जब GST आएगा, अदरवाइज नहीं चलूंगा। अब इसने प्रूव कर दिया। हालांकि अभी एक ट्रेडिंग स्ट्रेच आया यहाँ पर। नेक्टर का जिक्र मैं कर चुका था और कुछ स्टॉक्स में MRPL 69.40 लगभग 2 रुपए 60 पैसे ऊपर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर भी शायद एक ट्रेड पॉसिबल था, लेकिन इसको छोड़ता हूँ, क्लियर कट मैंडेट नहीं दे रहा है। ये मयूरेश मिड कैप IT में हेक्सावेयर को देखिए, करीब करीब 1.5 रुपए आज ऊपर, करीब 3 रुपए 65 पैसे की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कोई मिड कैप IT में इंटरेस्ट है आपको इस वक्त मयूरेश? नहीं, लार्जली ये ब्रेनी जी अगर हम देखेंगे जो जितनी स्पाइक आई है प्राइसेस में, एक्सपेक्टेशन यही है ये कि अर्निंग्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इंप्रूव होती जाएंगी। काफी मिड कैप IT कंपनी अपनी नीश बिजनेसेस बना चुका है और वैल्यूएशंस कंपेयर टू लार्ज कैप अभी भी शायद थोड़े डिस्काउंट पे है। मुझे लगता है आई थिंक माइंट्री शायद थोड़ी दिक्कत में रह सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन्स एंड देयर ओवरऑल ग्रोथ इन डॉलर टर्म्स, बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर माइंट्री को होल्ड करता है तो करना चाहिए। हालांकि आई थिंक बायस विल बी टुवर्ड्स लार्ज कैप IT। बायस टुवर्ड्स लार्ज कैप IT। इस बीच आइए कुछ और ट्रेड्स को देख लेते हैं। एग्जैक्टली मैं कुछ अच्छे परसेंटेज गेनर्स को देख रहा था जिनमें वाइल्ड स्विंग है। इस क्रम में आप देखिए जयप्रकाश एस्टेट्स अगर आप देखें तो आज विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ऊपर टिका ही हुआ है। और अगर आप देखें कुछ अच्छे वॉल्यूम्स वाले विंसल मशीन्स, ये करीब करीब 43.85 पर 2,81,000 शेयर की कारोबार के बीच। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन अभी भी अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पर। लार्ज कैप पे बात कुछ करने को बहुत है नहीं, इसलिए मैं अपने आपको मिड कैप तक लेके आ रहा हूँ। फिर आप एक यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज को देखिए, ये स्टॉक ऑलमोस्ट इस वक्त 173.55 पे कारोबार कर रहा है। इसमें तेजी है लगभग 11% की। टेक्निकली यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज चंदन आज मूव दिया, इसने एक रेंज से बाहर निकला है। आप चेस करेंगे इस स्टॉक को? पॉसिबल है 185, 200, 190 ऑन द हायर साइड? जी यहाँ पे देखिए मूवमेंट आ चुका है, बट अब ये काउंटर थोड़ा सा भी चलेगा तो वापस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा। तो मेरी सलाह ये रही कोई बाय ऑन डिक्लाइन यहाँ पे अपनाई। बट आज का जो वॉल्यूम हुआ है लगभग 1,70,000 का, वो काफी इंटरेस्टिंग है। और इमीडिएट हर्डल 175 के ऊपर निकलता है तो 181, 182 तक जा सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे कुछ मिड कैप काउंटर्स की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज PFS जो 40 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें वीकली और मंथली और डेली में ब्रेकआउट देखने को मिला। और मेरे हिसाब से उस काउंटर में 2-4 दिन में 8 से 10% का मूवमेंट आ सकता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार अशोक लेलैंड को देख लेते हैं। इस पर डाउनग्रेड के बाद आज अभी इस समय इंट्राडे लो पर करीब 5.5% नीचे 92.50 पर। ये जो कमर्शियल व्हीकल साइड है इस पर अजय आप बुलिश कितने हैं इस समय? मेरे कमर्शियल व्हीकल्स पे बुलिश है, ओवरऑल ऑटो पे भी बुलिश है। बट अगर आपको वैल्यू देखना है, मुझे लगता है टू व्हीलर्स में है, क्योंकि टू व्हीलर स्टॉक्स काफी पिट रहे हैं। और 6 महीने में आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर जैसे फसल कटती है, रूरल रिकवरी आती है, टू व्हीलर्स दौड़ेंगे। तो मैं कहूंगा ये अच्छा टाइम रहेगा, टू व्हीलर स्टॉक्स थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाइए हर डिप पे। कमर्शियल व्हीकल भी पॉजिटिव है, बट टू व्हीलर मुझे स्ट्रॉन्गर लग रहा है। अशोक लेलैंड सडनली अगर आप देखें बेयर ग्रिप में आ गया। दरअसल इसका 100 बड़ा अच्छा सपोर्ट था, वो भी थोड़ा 95 भी थोड़ा, तो बाकी बेयर ग्रिप में है। और उससे भी बड़ी बात है कि डिफिकल्ट टू ट्रेड। खैर मैं इस बीच आपके स्क्रीन पे कुछ और स्टॉक्स रखना चाहूंगा जो कि बीते 1 घंटे बड़ी तेजी से चले। एक बार आप मोरपेन लैब को दिखाइए। देखिए यहाँ पे मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं प्राइस स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ। मोरपेन लैब ऑलमोस्ट एक शार्प मूव के साथ डे हाई पर आ गया है। DCM को देखिए, अभी आई थिंक ये रजत का स्टॉक था तो इसको स्किप करते हैं, छोड़िए। नेलकास का जिक्र मैं कर चुका हूँ। और एमटेक ऑटो को देखिए, ये भी अगर आप देखें डे हाई पर आके खड़ा हो गया है। एमटेक ऑटो सडन स्पाइक के साथ दिन के सर्वोच्च के साथ पर ये देखिए बीते 1 घंटे में जहां बाइंग है। फिर आप देखिए एक श्री सीमेंट को देखिए, ये डे हाई पर आ चुका है अच्छे मूव के साथ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वालिटी स्टॉक्स को आपके सामने रखूं। और DCM आ गया। उसके बाद आप देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को देखिए जरा एक बार। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स सडन स्पाइक के साथ दिन के सर्वोच्च पर। अभी कुछ देर पहले मैं गति का जिक्र कर रहा था जो कि 71 पे आ गया था। ये देखिए 80-55 के स्तर पे। अब देखिए लेते पूरा लॉजिस्टिक्स क्या करेगा। प्लीज एक बार पूरा लॉजिस्टिक्स मार देंगे क्या? सडन स्पाइक के साथ क्या डी हाई पे आ रहे हैं? यस 171 पे आप देखें गति आ गया। और एक सडन स्पाइक के साथ स्नोमैन दिखाइए, एजिस लॉजिस्टिक्स दिखाइए। एजिस अभी भी बैकफुट पे 125-10 के स्तर पे। नो नॉट एग्जैक्टली देखें, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि सप्लाई जोन के सारे काउंटर्स नीचे। फॉर इंस्टेंस गति 175 के नीचे, एजिस 130 का सप्लाई जोन था, उसको पार नहीं कर पाया, तो कोई बहुत कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। फिर आता हूं मैं उसी, अगर आप देखिए थीम पे कि आखिरी के 1 घंटे में क्या क्या भाग रहा है। फिर आप देखिए लाइका लैब्स में तेजी है, और आप शायद कल भी हमारी सुबह, अगर आप देखेंगे कॉल में था सुबह, आप जो फास्ट 50 देखते हैं उसमें शामिल किया गया था लाइका लैब्स। अब इस वक्त ऑलमोस्ट एक स्पाइक के साथ अगर आप देखें डी हाई पर आके खड़ा हो गया है। उसके बाद आप एप्टेक को देखिए, ये भी अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च तौर के आसपास कारोबार कर रहा है, एक अच्छे मूव के साथ। अगर आप देखें 76 लोअर लेवल से पुल बैक लेके, अब सुबह काफी आप देखें खराब खुला था, लेकिन अब अगर आप देखें लोअर लेवल से पुल बैक लेके ऊपर आ चुका है। लेकिन बात करते हैं बीटी ट्रेड्स की, वो ट्रेड्स जो कि आप सुल्तान देखने के बाद तक के लिए कैरी कर सकते हैं। आइए साक्षी से बात, साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेन। शुरुआत करते हैं कृणाल दायमा की कॉल्स के साथ। इन्होंने पहली कॉल दी है बीटीएससी ट्रेड रेकमेंड किया है रिलायंस इंफ्रा पर, खरीदारी के लिए टारगेट बताया है 582 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 561.50 का। इनकी अगली पिक है साउथ इंडियन बैंक पर, यहाँ पर भी खरीदारी की राय, बहुत ही छोटा और टारगेट और स्टॉप लॉस दिया है 22.60 का टारगेट, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 20.90 का। विकास सलूंके की तरफ से राय है हेक्सावेयर पर खरीदारी की सलाह रिकमेंड की है, टारगेट बताया 242 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 224 का। इनकी अगली पिक है एनसीसी पर, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह, टारगेट बताया 82 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं नीचे में 75 का। लवलेश शर्मा की तरफ से 2 कॉल्स है और दोनों ही एसटीबीटी ट्रेड्स है। टारगेट बताया है स्ट्राइक शासन पर बिकवाली के लिए, टारगेट है 1120 का और स्टॉप लॉस ऊपर में हम मेंटेन कर सकते हैं 1175 का। आखिरी पिक इनकी टीवीएस मोटर पर है, बिकवाली के लिए टारगेट बताया 300 का, स्टॉप लॉस हमें ऊपर में मेंटेन करना है 310 का। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। चंदन, चलिए अब आपकी बारी, आप भी बताइए कोई पिक्स अगर देना चाहे तो। जी हाँ, यहाँ पे देखिए काफी स्टॉक्स रडार पे है। सबसे पहला मेरे हिसाब से यहाँ पे कोल इंडिया में बीटीएससी लिया जा सकता है। कोल इंडिया में देखिए काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद में 319 320 का हर्डल निकला है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले महीने में ये 306 का सपोर्ट लेता था और अब ये सपोर्ट है 313 के आसपास हो गया, और इसने रेजिस्टेंस को भी पार कर दिया, और इसलिए यहाँ पे 330 तक के मूवमेंट आने चाहिए, तो कोल इंडिया में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा काउंटर रहेगा यहाँ पे मेरिको अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पे चल रहा है, और लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 3 दिन पहले इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल जब इसके ऊपर निकाल के एक नया ब्रेकआउट दिया था, मेरे हिसाब से 282 तक के लेवल यहाँ पे मेरिको में देखे जा सकते हैं। तो एफएनओ की तरफ देखें तो कोल इंडिया और मेरिको 2 काउंटर हो सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिव है, और उसके अलावा जैसे ऑलरेडी पीएफएस की बात की जिसमें लग रहा है मेरे को मूवमेंट आना चाहिए। इस बीच आप ये देखिए कि इंडिया सीमेंट्स ने आज अपने 2000 कैलेंडर वर्ष, याद रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, कैलेंडर वर्ष 2015 और 16 के हाईएस्ट लेवल को छुआ है इस स्टॉक ने। मैं बीते 5-7 दिन से आपसे बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक पे नजर रखिए। देखिए अभी तो ये 115 पे है, लेकिन मैं बोल कब से रहा हूँ आपको 93 से 94 से। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल थी ना पूरी मई जून 2014 से लेकर अप्रैल 2016 तक की, ये जरा एक बार प्लीज अगर आप ये भी चार्ट दिखा सकें एक बार, ये एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी, और उससे इसने सिग्नल दिया था कि बॉस मैं अब निकल रहा हूँ, चेस करना चाहते हो तो कर लो। और आज भी 115 के प्राइस पे शायद आप कन्विंस हो जाएंगे कि अब ये नहीं चलेगा, ये बहुत चल चुका है, लेकिन जैसे ही आप इसको वीकली पर लाएंगे, मंथली चार्ट पे लाएंगे, तो लगेगा कि हाँ बॉस पैसा कमाना तो अब इसमें पॉसिबल है। चंदन एक बार कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स आई थिंक एज वेल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट बन सकता है, और इस हिसाब से यहाँ पे हाई डिक्लाइन में बाइंग आ रही है, थोड़े ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन हो रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 से 7% की रैली और भी आ सकती है। जी चलिए, तो 5 से 7% की और रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्केट बंद होने में करीब 30 मिनट का समय इस समय बाकी, और एक चीज अच्छी है कि आज हाँ जिस तरह के संकेत हमने यूरोप में देखे, और अजय आप जो ये कह रहे थे, इनफैक्ट आप खुद भी काफी इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स से संपर्क में रहते हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि अगर वाकई इस तरह का कोई फिर से एक बार सेकेंड वेव ऑफ सेलिंग आना है, तो इसमें जो स्टॉक्स एक बार ब्रेक्सिट डाइजेस्ट करके आगे बढ़ चुके हैं, बीट टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, फार्मा में कई सारे स्टॉक्स हैं, या फिर भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, इन सेट ऑफ स्टॉक्स को फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए या फिर आज जैसी गिरावट में खरीदना चाहिए? आई थिंक दूर रहना चाहिए मेहर, बिकॉज ये क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब टेक्निकली क्या हेल्प आई ब्रेक्सिट के बाद के लोग कैश में बहुत थे, फंड मैनेजर्स बहुत हाईएस्ट लेवल कैश में बैठे थे, और एक हमने देखा वैल्यू बेस्ड बाइंग आई। दूसरा जो था एक रिलीफ रैली आई कि ये ब्रेक्सिट इतना जल्दी नहीं आएगा, एटलीस्ट 2 साल लग जाएंगे। अब जो बिकवाली आजकल में आ रही है, कल शुरू हुई, आज भी काफी 1-1.5% यूरोप डाउन है।
वो अब थोड़ा फंडामेंटल लेवल आ रहा है कि एक तरह से कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं है ब्रिटेन में इसको एड्रेस करने के लिए। दूसरा, सेकंड ऑर्डर इश्यूज जो आ रहे हैं कि जिस तरह से पाउंड वीक चल रहा है, प्रॉपर्टी फंड्स में रिडेम्पशन पे रोक लग गई क्योंकि बहुत लोग पैसा निकाल रहे होंगे उस तरह के फंड से, तो ये एक कॉन्टेजियन आ सकता है, हमारे मार्केट में भी थोड़ी बिकवाली हो सकती है। तो मैं कहूंगा जिनका भी पाउंड का एक्सपोजर है या यूरोपियन एक्सपोजर है उन स्टॉक से अभी आप दूर रहिए, ये टाइम नहीं है अभी वैल्यू पिकिंग उनमें करने का। एक दो स्टॉक्स और रखता हूं। देखिए, अब मैं जब जिन स्टॉक्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो है डेरिवेटिव्स के पार्ट, वायदा कारोबार में जो सुपर एक्टिव स्टॉक्स हैं आज विद स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट। इस बीच देखिए जो आपके स्क्रीन पर ये जो डाउ फ्यूचर्स है ना, नैस्डैक फ्यूचर्स हैं और S&P 500 फ्यूचर्स हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कन्विंस मत होइएगा। दरअसल ये एक दिन के गैप की बात अगर आप देखें एग्जैक्टली वो फैक्टर इन करके चल रहे हैं, तो ये तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब रही सही कमी हम पूरी कर देंगे, कल हम बंद हैं, ठीक है। खैर मैं थोड़ा सा अगर आप देखें आपको आता हूँ फिर से वो स्टॉक बताता हूँ। GMR Infra टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर आज का, यहाँ पे करीब 57 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। दैट मींस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करीब 3% ऊपर। चंदन ध्यान दीजिएगा इस पे। साउथ इंडियन बैंक इस स्टॉक में लगभग 45,90,000। PNB आज भी स्ट्रॉन्ग OI गेन करके जा रहा है, लगभग 42,14,000। आरकॉम एंड द इंटरेस्टिंग वन इज BHEL 27 लाख शेयर का एडिशन, स्टिल एट अ प्राइस ऑफ 140। ये सबसे अट्रैक्ट करने वाली चीज है। और ADG स्पेस में एक रिलायंस इंफ्रा और एक चौथे पांचवें पैदान पे एक और स्टॉक का जिक्र कर देता हूं, वो है IDBI जिसमें करीब 14,72,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। तो ये आज के कुछ सुपर एक्टिव स्टॉक्स हैं। एक बार चंदन की राय लेता हूं। चंदन, इसमें से आप क्या कैरी करेंगे, किसी फ्यूचर के साथ या फिर किसी कॉल के साथ? जी हाँ, आई थिंक मैं इनको नंबर वाइज देखूं तो रिलायंस इंफ्रा में मैं काफी कन्विंस्ड हूँ। 18% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट हुआ है और यूजुअली जब इतना बड़ा काउंटर ओपन इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव फ्लो दिखाता है तो वो यूजुअली मोमेंटम को कैरी कर जाता है और इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे 580-585 तक के लेवल आने चाहिए। दूसरी तरफ आरको में वो जरूर चल नहीं रहा है बट 45 के लेवल को ये तोड़ नहीं रहा है। पिछले 5-4 सालों से यहाँ पे बार बार 45 के आसपास आता है और 60, 70, 80, 90 रुपए तक काउंटर चला जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए और जिस हिसाब से बार बार 45 का लेवल टर्न होता है, बट यहाँ पे सलाह ही रहेगी 55 की कॉल में ट्रेड करें। दूसरा जो आपने IDBI की बात की है, वहां पे पुट राइटिंग स्टार्ट हुई है और इसका जो हर्डल है 72 का उसको इसने निकाल के होल्ड किया है। जरूर आज फ्लैटिश काउंटर है बट मेरे हिसाब से 80 का लेवल इसमें आसानी से आ सकता है, तो इसमें 80 की कॉल लेके और कैरी करने की सलाह रहेगी। तो मेरे हिसाब से रिलायंस इंफ्रा, आरकॉम, IDBI ये काउंटर बेहतरीन हो सकते हैं जहां पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। उसके अलावा कोई कम वैल्यू के काउंटर को देखना है तो मैं साउथ इंडिया बैंक में यहाँ पे कन्विंस हूँ। बाकी जो आपने GMR इंफ्रा काउंटर बोले वहां पे इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। इस बीच आप एक अलर्ट देखिए और वो ये है मैरिको। ये अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे बैठा है। 272.80 आपकी स्क्रीन प्राइस है। अब से कुछ क्षणों पहले इसने करीब 273 रुपए 15 पैसे का अपने करियर का अब तक का सबसे स्तर छुआ, ऊंचा स्तर। मैरिको पे दिखा दीजिए एक बार, आपकी स्क्रीन में आएगा कुछ देर में। मयूरेश, मैरिको पे आपका आउटलुक? मैं इस चार्ट को देखता हूं ना, मेरे स्क्रीन पे भी मंथली चार्ट है, ऐसा लगता है कि किसी दौर में भी ये मंदी में रहा ही नहीं स्टॉक। अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा समूह, अच्छा ग्रुप, अच्छा कारोबार और प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, स्पेशली आफ्टर 2014 100 रुपए का स्टॉक आज 273, बट स्टिल एट द प्राइस ऑफ 273। आपका आउटलुक इस पे क्या है, कितना पोटेंशियल है अभी और कमाने का इसमें? जैसे मैं थीम की बात कर रहा था वीरेंद्र जी, आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और FMCG में आई थिंक जो स्पेंडिंग का पावर बढ़ेगी बिकॉज ऑफ गुड मानसून रूरल इंडिया से, उसमें एक वॉल्यूम स्पाइक देखने मिलेगा काफी कुछ काउंटर्स में। दूसरी बात जो अर्बन कंजम्पशन की भी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक इवन अर्बन कंजम्पशन हैज हेल्ड अप प्रीटी वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशन ये स्टॉक्स में हमेशा से महंगे रहे हैं एंड हैव ऑलवेज ट्रेडेड एट अ प्रीमियम टू सेंसेक्स और निफ्टी, बट आई थिंक द वॉल्यूम ग्रोथ, द अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी क्वाइट सब्सटेंशियल। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक मैरिको जैसा काउंटर एट द करंट जंक्चर एटलीस्ट वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, तो फ्रेश बाइंग तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट इन्वेस्टर्स अगर कंज्यूमर 771 के स्तर पे पावर गिर बैक खुद पे था 4 रुपए 30 पैसे नीचे, आज 161 के स्तर पे पावर स्टॉक्स में देखें थोड़ी सी आज मुनाफा वसूली गिर आपके स्क्रीन पे बैक फुट पे 10 रुपए नीचे, भारतीय जल लगभग 8 रुपए नीचे और NTPC हिंदाल वो कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने के लिए NTPC आपके स्क्रीन पे 3 रुपए 20 पैसे नीचे। एक बार गेनर्स की श्रेणी में फिर आई है वो काउंटर जहां पर आज स्ट्रेंथ थी और हीरो मोटोकॉर्प सॉफ्ट लगभग 50 रुपए नीचे 3110 के स्तर पे। गेनर्स में आप देखें अरविंदो फार्मा 13 रुपए ऊपर 771 के स्तर पे। कोल इंडिया बायबैक की खबर आई यहाँ पर 4 रुपए पर। बॉश लगभग 22,555 के स्तर पे। तेजी भारतीय इन्फोटेल, यस बैंक 1129 एक बार फिर से एक बार जाने की कोशिश करता है ट्रेडिंग करियर के हाईस की तरफ। और
भी अच्छी लग रहा है। ये चौथा पांचवा अगर आप देखें टॉप क्वाई गिर था वाला कारोबार में। और अदानी पोर्ट्स एंड रिलायंस एक बार फिर से आप देखें दस्तक देता हुआ 1000 के स्तर के आसपास। विप्रो में तेजी थी, डॉक्टर डीज लगभग 13 रुपए पर, LNT के 1574 पे एक बड़े ऑर्डर के मिलने की खबर आई यहाँ पर। विजय बैंक मिड के बैंकिंग में आज तक 5 रुपए के आसपास मार्केट क्लोज। और आपकी स्क्रीन पे 83.30 पर निफ्टी लगभग 40 अंक नीचे, 27,156 पे लगभग 121 अंक नीचे, यानी ऑलमोस्ट आप देखिए आप जब पैमाइश करेंगे आंकड़ों से आंकड़ों की तो लगेगा कि 6 दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में ये 8 दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि उस दिन भी जिस दिन बाजार ब्रेक्सिट के बाद गिरा था ऑलमोस्ट डे है कि टेरिटरी में जाके क्लोज हुआ था। तो शांत एक छोटे ट्रंकेटेड वीक में फर्स्ट हाफ की अगर आप देखें थोड़ी सी सॉफ्टनेस के साथ क्लोजिंग में ही। जी हाँ बिल्कुल। देखिए आज के जिन स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा प्रेशर था वो आपकी स्क्रीन पर कोरोमंडल इंटरनेशनल, द्वारकेश, KCP, राणा AID, ये सारे ही स्टॉक्स आज काफ़ी प्रेशर में थे। जो सेकंड सेट ऑफ स्टॉक्स है वो भी यही है जहां पर नुकसान अच्छा खासा देखने को मिला। अशोक लेलैंड इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, 6% नीचे जिस तरह से बंद हुआ है, या फिर फॉर दैट मैटर इवन वालचंद नगर, यहाँ पर जिस तरह का नुकसान देखने को मिला है। क्विकली चंदन क्या कहेंगे क्लोजिंग पर आज की? जी हाँ, देखिए सॉफ्टनेस देखने को मिली है और जिस हिसाब से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को एक डोजी बन के और यहाँ पर नेगेटिव फॉलो अप आया है, थोड़ा और बिकवाले आ सकती है। 80 to 80 और 80 to 42 मेजर लेवल रहेंगे, वहां पे सपोर्ट लेता है तो नया मूवमेंट स्टार्ट होगा। जी हाँ, साथ ही आप देखें आज के कुछ स्टॉक्स। शुक्रिया चंदन आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मयूरेश आपके बहुत बहुत शुक्रिया और अजय जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल के लिए, सभी काउंटर्स इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे रखने के लिए। ये फास्ट वीटी कॉस्ट देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, और शानदार देखें 4% में जो है टारगेट हिट। उसके बाद अशोक लेलैंड सेल कॉल थी, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ इसका। और उसके बाद एक SL प्रोपैक बाय टारगेट हिट 215 का। उसके बाद चौथे पैदान पर आप देखें तो उषा एग्रो लगभग 23 का अगर आप देखें टारगेट हिट। और सुंदरम ये कौन सा है, सुराना सोलर अगर आप देखें जो 28 के स्तर पर टारगेट हिट हुआ इसका यहाँ पर। और एक क्लेवर ऑफशोर ये भी अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव। तो एक ट्रंकेटेड वीक की अगर आप देखें फर्स्ट हाफ की एक ठीक ठाक क्लोजिंग कर सकता है। आई थिंक ये रिप्लेसमेंट का हम वेट कर रहे थे। टेक्निकली साउंड होने के लिए आपको कहीं ना कहीं सुस्ताने की जरूरत होती है। हाँ वो जरूरी भी है, ओवरहीटेड जो रहता है उसके लिए। तो एक तो हमारे सभी दर्शकों को ईद की शुभकामनाएं जो कि कल है, आपको शुभकामनाएं सुल्तान मूवी के लिए शुभकामनाएं। बिल्कुल। और तो बहुत ही खुश हैं सुल्तान को लेकर, लेकिन जो मतलब मैं सुल्तान के लिए खुश हूँ ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी के लिए खुश हैं आप बेसिकली। छुट्टी नहीं है मेरा आना। चलिए इस बीच जो लोग हमें अपनी सफलता की कहानी, इन्वेस्टमेंट की कहानी बताना चाहते हैं उन्हें हम एक बार फिर से याद दिला दें कि जी बिजनेस आपके लिए खास मुहिम लेकर आया है। हम बताएंगे आपके दमदार इन्वेस्टमेंट की कहानी, वो भी आप ही की जुबानी। आप 1 मिनट का अपना सेल्फी वीडियो शूट करके हमें भेजिए और इसमें आप हमें ये बताइए कि आपने सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहाँ किया और इससे आपको क्या फायदा हुआ। ये वीडियो आपको हमें भेजना है 8588899222 पर। और अगर आपकी कहानी इंटरेस्टिंग है तो हम इसे हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करेंगे इन्वेस्टर में। तो फिलहाल इस कार्यक्रम अंतिम बाजी में इतना ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला कायम रहेगा जी बिजनेस पर। नमस्कार।